डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और ईएफटी सिस्टम के बारे में देखेंगे आज हम लोग। जो टोटल टाइम लगता है डेटा ट्रांसफ़र होने में किसी भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेके कंप्यूटर तक, और जब उस डेटा को पूरा प्रोसेस करके एज ए इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट किया जाता है तो उस कंप्यूटर से लेके पॉइंट ऑफ यूज़ तक ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको एक तरह से क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये मतलब डेटा कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस ऐसा ही है अगर शॉर्ट में बात करी जाए। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है ट्रांसमिशन डिवाइसेस एंड इंटरफेस इक्विपमेंट्स। उसमें क्या आएगा, मॉडेम आएगा। मॉडेम का फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होती है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर से डेटा जो ट्रांसमिट करता है वो टेलीफोन या केबल लाइंस के थ्रू ट्रांसमिट करता है। और जो प्राप्त करता है इन्फॉर्मेशन, जो मतलब डेटा को ट्रांसमिट किया, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किया, वो भी टेलीफोन लाइंस या फिर वेव्स, एनालॉग वेव्स के द्वारा प्राप्त करता है। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब क्या है, वो टेक्नोलॉजीज जो कि डेटा कम्युनिकेशन मीडिया को टेरेस्ट्रियल, माइक्रोवेव या फिर सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिट करती हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन मीडियम। 3 प्रकार का हो जाएगा, टेरेस्ट्रियल, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। ये जो चैप्टर है इसका नाम है जेआईबी पेपर 2 में मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी का चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईएफटी सिस्टम। ईएफटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये डिस्क्लेमर है दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। टेरेस्ट्रियल केबल्स में 3 तरह की चीज़ें आती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आज की डेट में ऑप्टिकल फाइबर बहुत फेमस हो रखा है, आपने एयरटेल ऑप्टिकल फाइबर, जियो फाइबर सब सुना होगा। तो ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। माइक्रोवेव सिस्टम में क्या होता है, टिपिकल माइक्रोवेव सिस्टम जो होता है उसमें रेडियोज, जो माइक्रोवेव टावर्स होते हैं उनके ऊपर रेडियोज लगे रहते हैं जिनके थ्रू ट्रांसमिशन होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या मतलब है, सैटेलाइट एक बॉडी है जो कि एक किसी अन्य बॉडी के अराउंड एक प्रेडिक्टेबल पाथ में रोटेट करती है, जिसको हमको उसका ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो होगा सैटेलाइट होगा। जैसे कि मून इज अ सैटेलाइट, उस तरह से आप समझिए। ठीक है, तो मून अगर रोटेट कर रहा है उसके चारों तरफ अर्थ के, तो उसमें आप कह सकते हैं कि मून सैटेलाइट है। तो ये ऑर्बिट की बात होगी। रिपीटर इज अ सर्किट विच इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर वो होता है जो कि ओवरऑल सिग्नल की स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है। रिपीटर एक तरह ट्रांसपॉन्डर की तरह भी काम करता है। ट्रांसपॉन्डर का फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर, इसको मिला करके वर्ड बना है ट्रांसपॉन्डर। मतलब ट्रांसमिट भी करता है और रिस्पॉन्ड भी करता है। ठीक है, रिसीव और ट्रांसमिट दोनों करता है। द फ्रीक्वेंसी विद विच द सिग्नल इज सेंट इनटू द स्पेस इज कॉल्ड अपलिंक फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी से चीज़ें स्पेस में भेजी जाती हैं उसको अपलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी से वापस ट्रांसपोंडर उसको प्राप्त कर लेता है उसको डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे अपलोड डाउनलोड होता है, फिर अपलिंक और डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेसिकली जो कैटेगराइज किया गया है, कैसे किया गया है, मैसेज स्विचेस, मल्टीप्लेक्सर्स, फ्रंट एंड प्रोसेसर, इस तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ये आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। सिंप्लेक्स मतलब होता है कि सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब एक टाइम में एक तरफ से होगा। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि एक टाइम में कि सिंप्लेक्स मतलब होता है सिर्फ वन वे होगा, हाफ डू से मतलब एक टाइम में एक तरफ से होगा, और फुल डू से मतलब दोनों तरफ से। सिंप्लेक्स का एग्जांपल क्या है, जैसे कि रेडियो से आप ट्रांसमिट करते हो, सिंप्लेक्स है। आप रेडियो स्टेशन की बात सुन सकते हैं बट उनको वापस रेडियो को सुना नहीं सकते। हाफ डुप्लेक्स जैसे वॉकी टॉकी होता है, एक बार आप प्रेस करते हैं, इधर से आवाज़ गई तो उधर रिसीव होगी, और जब उधर से आवाज़ आएगी तो इधर रिसीव होगी। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स जैसे आपका टेलीफोन, वो फुल डुप्लेक्स होगा, एक साथ दोनों तरफ से आवाज़ आ जा सकती है। ठीक है, ये सिग्नल आ जा सकता है, ऐसे कहना चाहिए। इंडिया में नेटवर्क सिनेरियो कैसा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया में नेटवर्क के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी कम्युनिकेशन नेटवर्क पर 1987 में, किसके चेयरमैनशिप में, टी एन अनंतराम अय्यर जी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आईनेट बना। आईनेट कब शुरू हुआ, 1991 में शुरू हुआ, जो एक रिलायबल, फ्लेक्सिबल और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव तरीका था मतलब नेटवर्क को जोड़ने का। फिर उसके बाद आया एनआईसी नेट। एनआईसी नेट का किसने लॉन्च किया था, एनआईसी ने, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया का सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन था। इंडोनेट कब आया, ये 1980 में आया। सेटअप किसने किया, सीएमसी लिमिटेड ने। उसके बाद आरबीआई नेट जो है वो बैंक नेट के नाम से कमीशन हुआ 1991 में। ठीक है, इसके बाद आरबीआई का वीसैट और लीज लाइन आपने बहुत सुना होगा बैंक में, वो सब क्या होता है देखते हैं। इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क यानी इन्फीनेट एक क्लोज यूजर ग्रुप यानी सीयूजी नेटवर्क है, जो कि एक्सक्लूसिवली अपने मेंबर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1999 में इन्फीनेट सेटअप किया था। किसके द्वारा सेटअप किया गया था, आईडीआरबीटी हैदराबाद के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, आईडीआरबीटी हैदराबाद के द्वारा। बाद में आईडीबीआईआरटी को ही एनपीसीआई ने टेक ओवर किया। ठीक है,
ये बेसिकली एक तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का वीसैट और टेरेस्ट्रियल लीज लाइन, जिसे एलएलएन यानी लीज लाइन नेटवर्क बोला जाता है, उसके थ्रू ये पूरा इन्फिनिट काम करता है। लीज लाइन नेटवर्क जो है वो 21 मेजर सिटीज़ को आपस में जोड़ता है, जिससे कि मतलब उनके बैंक्स को जोड़ता है, सिटीज़ को जोड़ता है मतलब उसके बैंक्स जोड़ता है। और वीसैट जो है वो 127 सिटीज़ जो अपने देश में है उनको जोड़ता है। टोटल 950 वीसैट्स हैं। वीसैट टेक्नोलॉजी जो है वो वन वे होती है और इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट के थ्रू होती है। ठीक है, इसमें टोटल बता दें 127 सिटीज़ आपकी कनेक्टेड हैं। सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी कंट्री में है वो सभी इन्फीनेट के मेंबर होने चाहिए। ठीक है, एलिजिबल होते हैं इन्फीनेट के मेंबर, क्योंकि बिना इन्फीनेट के मेंबर के वो अपना नेटवर्क नहीं चला पाएंगे। कहते हैं सर्वर डाउन है, मतलब वीसैट या लीज लाइन से मतलब होता है। इंटरनेट आप सबको पता क्या होता है, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को कहा जाता है। फिर बात करते हैं स्विफ्ट की। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट बिल्कुल इस तरह समझ जैसे आईएफएससी इंडिया के लिए, वह स्विफ्ट आपका ग्लोबल लेवल पर काम करता है। इंडिया से बाहर पैसा भेजने या मंगाने के लिए स्विफ्ट कोड होता है। तो स्विफ्ट क्या है, बेसिकली ये एक मैसेज भेजता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रहता है प्रॉपर। ठीक है, और उस मैसेज के थ्रू ही, उस मैसेज के फायदे ये होते हैं, जैसे आईएफएससी में सही जगह पैसा जाता है ना, उसी स्विफ्ट में फेलियर के चांसेस नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मैसेज टाइप्स में बताया गया रियल टाइम होते हैं, बल्क मैसेज में होते हैं। फाइल ट्रांसफर्स जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड दोनों इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स के लिए बताया गया है, जैसे लोकल लेवल पर आईएफएससी काम करता है यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पर आपका स्विफ्ट कोड काम करता है। वैल्यू एडेड मैसेज फीचर्स में बताया गया है कि इसमें स्विफ्ट जो है गारंटीड डिलीवरी होती है, मतलब मैसेज जाएगा ही जाएगा। ठीक है, डिलीवरी कंफर्मेशन, और अगर डिलीवरी नहीं हो पाई तो नॉन डिलीवरी की भी वार्निंग आती है। ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या आता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या है, जब दोनों काउंटर पार्टी इंडिया के बाहर, क्योंकि टाइम लैप्स भी तो होता है ना, मतलब सॉरी टाइम जोन अलग अलग होता है, तो उस केस में अगर कोई ऑनलाइन नहीं भी है तो भी मैसेज स्टोर होगा और बाद में फॉरवर्ड होगा। ये भी फैसिलिटीज में होती है। 24/7 ऑनलाइन और फोन सपोर्ट रहता है, ऑन साइट सपोर्ट रहता है। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं एसीएस यानी ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम के ऊपर। काफी सारे बैंक जो यूरोपियन कंट्रीज में और यूएसए में है, उनका अपना इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क है। जैसे स्विफ्ट है, आईएफएससी, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क बना रखे हैं। उनका नाम क्या है, चिप्स चैप्स चैट्स। ये आपने जब बैंक की तैयारी करेगी तो आपने पढ़ा भी होगा। चिप्स यूएसए का है, चैप्स यूके का है, और चैट्स कहाँ का है, हांगकांग का है। चिप्स का फॉर्म क्या है, क्लियरिंग हाउस इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। चिप्स कब शुरू हुआ था, 1970 में शुरू हुआ था, न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस ने शुरू किया था, और ये इंटरनेशनली पेमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए यूटिलाइज होता है। चैप्स कहाँ है, चैप्स यूके का है। ये स्टर्लिंग बेस्ड सिस्टम है, मतलब कि इसमें जैसे पाउंड स्टर्लिंग होता है ना, स्टर्लिंग यूके की करेंसी का नाम है इसलिए। तो ये भी सिस्टम यूके का है, चैप्स वाला, और ये भी किसके लिए यूज हो रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज हो रहा है। इसके बाद आखिरी आता है चैट्स। चैट्स आपके हांगकांग की फैसिलिटी है। इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड ट्रांसफर सिस्टम। ये हांगकांग को पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड का बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है, तो वहाँ पर जो भी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के लिए जो पैसा जो फंड ट्रांसफर होने के लिए यूज हो रहा है वो चैट्स यूज होता है। 2 लेवल फंड ट्रांसफर सिस्टम का मतलब क्या है, यूएसए में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि फेड वायर, बैंक वायर, पीओएस, ये सब स्टैब्लिश किए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। फेड वायर का फुल फॉर्म क्या है, फेडरल रिजर्व वायर सिस्टम। फेड वायर मतलब फेडरल रिजर्व वायर सिस्टम। ये कब से ऑपरेशन में, 1956 से है। इसमें करीब 800 बैंक रहते हैं जो इसमें ओवरऑल लिंक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क रहता है, जो कि फंड्स और पैसे की चीज़ों को ट्रांसमिट करता है। इसके बाद जो फंड ट्रांसफर होता है फेड वायर के थ्रू, वो बेसिकली 3 मोड से होता है। क्या 3 मोड से होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट एक्सेस कंप्यूटर कनेक्टिविटी फॉर मेजर बैंक्स, मतलब वो मेजर बैंक जो बेसिकली कंप्यूटर द्वारा आपस में कनेक्टेड है उनके बीच में डायरेक्ट एक्सेस। दूसरा होता है डायरेक्ट टर्मिनल एक्सेस थ्रू लीज लाइन, मतलब ऑनलाइन ट्रांसमिशन के लीज लाइन के नेटवर्क के थ्रू जुड़े उनमें डायरेक्ट टर्मिनल के थ्रू। और तीसरा होता है डायल अप टर्मिनल, मतलब रिक्वायरमेंट और नीड्स के हिसाब से डायल अप टर्मिनल का यूज करके पैसों को ट्रांसफर करना। फिर फेड वायर की तरह बैंक वायर होता है। बैंक वायर क्या है, बैंक वायर प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में सबसे पाइनियर है, मतलब शुरुआत की चीज़ है। और ये किसके द्वारा बनाया गया, जो एसोसिएशन ऑफ बैंक्स यूएसए में उनके द्वारा बनाया गया। ये ओरिजिनली इसको क्यों किया गया था, जिससे कि जो फेडवायर की कॉस्ट है उस कॉस्ट को कट किया था, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव था, सस्ता था। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम आप सबको पता है, अब तो इंडिया में बहुत यूज होता है। पॉइंट ऑफ सिस्टम बेसिकली जो ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के थ्रू आप जो जगह जगह मर्चेंट्स के पास पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ओके। एंड इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, वो जो इसके अलावा है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, या चलिए इसको खत्म करें, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, इसको खत्म ही कर लेते हैं। इमरजेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, ये देख लेते हैं।
ये बहुत क्लियर नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपको पढ़ाने की। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 1997 में शुरू हुआ था। फिर रियल टाइम आरटीजीएस 2004 में शुरू। अब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। हाँ, इसको ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई। आरटीजीएस को भी आरबीआई करता है, 2004 में आया। नेफ्ट कब आया? नवंबर 2005 से, इसको भी आरबीआई करता है। उसके बाद एनईसीएस क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस है, ये अक्टूबर 2008 में आया। एनईसीएस बेसिकली क्या करता है कि कई साल जो डेस्टिनेशन ब्रांचेस होती हैं अक्रॉस द कंट्री, उनको एक सिंगल डेबिट स्पॉन्सर बैंक से सबको पैसा भेज देता है, ये एनईसीएस का काम होता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड आपको पता है नवंबर 2009 से बेसिकली यहाँ बैंक्स इसके ऑपरेटर होते हैं। पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो आपके 2009 से आए। आईएमपीएस पता है आपको। नैश पता है आपको, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस होता है। ये भी क्या है? हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन और रिपीटेड ट्रांजेक्शन जो होते हैं उनके लिए होता है। क्रेडिट और डेबिट दोनों एंड से मतलब सैलरीज बांटने के लिए और बिल कलेक्ट दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। सीटीएस मतलब चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम जो फरवरी 2008 से आया है। एपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये आपको पता है सब्सिडीज वगैरह के लिए बहुत यूटिलाइज होता है। पेमेंट निकालने के लिए मतलब बीसी वगैरह से आप जो पेमेंट विड्रॉ करते हैं उसके लिए यूटिलाइज होता है। यूपीआई आपको पता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, टोल का जो पैसा कट रहा है उसके लिए एनईटीसी का प्रोसेस होता है, 2016 से शुरू हुआ है। एनपीसीआई इसको ऑपरेटर है। और इसके बाद लास्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो कि 2017 जुलाई से आया है। एनपीसीआई इसको ऑपरेट करता है और इससे यूटिलिटीज वगैरह के बिल पेमेंट किए जा सकते हैं। विद दिस वी हैव कम टू दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड डू गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक।